Good afternoon. So today we will be dealing with FIR. हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा FIR that is First Information Report. So कल हम लोगों ने बेसिक्स के सारे टॉपिक जो है बेसिक ऑफ CRPC उसको कंप्लीट किया है. Now we will be dealing with the pre-trial stage, the concepts of pre-trial. तो pre-trial का सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो है जो आज हम डील करने वाले हैं, that is FIR that is First Information Report. All right. So today's topic is FIR, that is First Information Report. First Information Report. इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जब कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है एक पुलिस ऑफिसर को, ऑब्वियसली एक पुलिस ऑफिसर को जो भी एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी ऑफेंस से रिलेटेड, उसकी जो रिपोर्ट फॉर्म होगी वो होगी FIR. ऑलराइट, तो FIR का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे CRPC में सेक्शन 154 के अंदर दिया गया. तो सेक्शन 154 ऑफ CRPC डील्स विद द टॉपिक ऑफ FIR. FIR का जो आपको एक और चीज है कि ये जो टर्म है FIR, ये आपको स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली ये टर्म आपको पूरे सेक्शन में कहीं भी नहीं मिलेगी. जो भी टर्म यूज है दैट इज इंफॉर्मेशन. बार बार ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे. द टर्म FIR विल नॉट बी यूज्ड इन द बेयर सेक्शन, बट ये जो कॉन्सेप्ट है FIR का, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम सेक्शन 154 CRPC. ऑल राइट, पहले मैं इसके बेसिक समझा देती हूं आपको कि FIR के बेसिक्स क्या होते हैं. FIR इज ऑलवेज फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो जब भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है वो इंफॉर्मेशन हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आती है. सो बेसिकली FIR डज नॉट अप्लाई ऑन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. FIR नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं करेगा. इट विल ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. That is one important thing. It is always asked in the prelims. But ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है FIR का, it is very important for the mains point of view. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर आप अपने मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एनी स्टेट जुडिशरी, किसी भी स्टेट के जुडिशरी के लिए, टॉपिक ऑफ FIR इज वेरी इंपॉर्टेंट. FIR का जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर किसी ना किसी स्टेट जुडिशरी के मेंस एग्जाम में तो आता ही है. एंड मेंस एग्जाम से मतलब है इट इज एन इलैबोरेटिव टॉपिक. तो इस पे जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है. इस पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए. बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो CRPC में से FIR है, अरेस्ट है, बेल है और कॉग्निजेंस है, एंड देयर आर सर्टेन अदर टॉपिक्स लाइक ट्रायल है, ट्रायल ऑफ वेरियस अदर ऑफेंसेस. तो दीज ऑफेंसेस लाइक दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FIR को प्लीज आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए. प्लीज डील ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली बिकॉज इट इज ऑलवेज आस्क्ड. कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी साल में ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो. किसी ना किसी स्टेट जुडिशरी के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑल राइट, कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ये हमेशा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में ही FIR जो है रिपोर्ट करी जाती है, जो इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्ट करी जाती है. अब सबसे पहले क्या होता है, पुलिस ऑफिसर के पास एक इंफॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है, फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंफॉर्मेशन इट शुड ऑलवेज बी, इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग. It must always be in
राइटिंग, ये हमेशा रिटन फॉर्म में होनी चाहिए. इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग. एंड इवन इफ ये राइटिंग में नहीं है, द पुलिस ऑफिसर मस्ट रिड्यूस इट इन राइटिंग. पुलिस ऑफिसर इसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा, मतलब रिटन फॉर्मेट में चेंज करेगा, एंड देन ओनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एफआईआर. ठीक है, तो इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग और इट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग. देन राइटिंग में करने के बाद इट शुड बी read over to the informant. It should be read over to the informant. आप informant को ये पढ़ के सुनाओगे. पुलिस ऑफिसर जो है वो उस रिटन फॉर्मेट वाली इंफॉर्मेशन को informant को रीड करके सुनाएगा, ताकि informant क्रॉस वेरीफाई कर सके कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसके सारे पर्टिकुलर, सारा सब्सटेंस रिपोर्ट फॉर्म में आ चुका है. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ओवर द इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेंट. देन आफ्टर रीडिंग ओवर द इंफॉर्मेशन शुड बी साइंड बाय द पुलिस ऑफिसर एज वेल एज द इंफॉर्मेंट. पुलिस ऑफिसर और इंफॉर्मेंट दोनों इसको साइन करेंगे. एंड देन the substance of the information, substance of the information का क्या मतलब है? इस information की gist, basically इस information के important particulars जो है, basic particulars जो है इस information के, it will be recorded in the FIR diary of the police officer. FIR diary of the police officer. And then a copy of the FIR shall be given to the informant free of cost. फिर इस FIR की, इस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को दी जाएगी. सो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन जब पुलिस ऑफिसर के पास आती है, विच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके बाद पुलिस ऑफिसर को ये सारे स्टेप्स फुलफिल करने होते हैं, तभी वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में चेंज होगी. ऑल राइट, ओके. इसके बाद वी विल बी लाइक रीडिंग द क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 154. ऑल राइट, आई विल बी रीडिंग द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्शन ओनली. ओके, सो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. मैंने बताया आपको कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में ही सिर्फ FIR जो है आपकी लॉन्च की जाती है. गिवन ओरली टू एन ऑफिसर शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, एंड इट शुड बी read over to the informant. Read over to the informant, and then every such information, whether in writing or reduced to writing, shall be signed by the person giving it. Person giving it से यहां मतलब है the informant. And substance of that information thereof, substance of that information shall be entered in a book. ये जो बुक है, ये वही बुक है जो मैंने आपको बताया इससे पहले, FIR डायरी कहते हैं इसको, कि इस पर्पस के लिए जो बुक पुलिस स्टेशन में रखी होती है, दैट इज नोन एज FIR डायरी. उसमें इस इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर. ऑल राइट, सो दैट वाज क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 154. ऑल राइट, नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सेक्शन की, विच इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑल्सो, एंड इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल्सो. वेन एवर अ कॉमन मैन अप्रोचेज द पुलिस ऑफिसर कि ये इंफॉर्मेशन है XYZ एंड प्लीज लॉज माई FIR, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू lodge an FIR. Then what will happen? Sometimes what happens कि आप पुलिस स्टेशन गए अपनी FIR लिखवाने के लिए, बट पुलिस ऑफिसर ने FIR लिखने के लिए मना कर दिया. तो ऐसे केसेस में अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? ऐसे केसेस में द फर्स्ट रेमेडी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154 इटसेल्फ, जो कि
154 क्लॉज 3 के अंदर दी गई है, 154 क्लॉज 3 के अंदर दी गई है। और ये क्या रेमेडी है? ऐसी 4 रेमेडीज होती हैं बेसिकली आपके पास। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन ऑब्वियसली जो डायरेक्ट रेमेडी है इन दिस सेक्शन इटसेल्फ, 154 क्लॉज 3, कि जो पर्सन है इन्फॉर्मेंट, ही कैन अप्रोच द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी बोलते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास अप्रोच कर सकते हैं वो, और आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक रिटन फॉर्मेट में पोस्ट के थ्रू एसपी को सेंड भी कर सकते हो। जैसे ही एसपी को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, द एसपी विल फर्स्टली एग्जामिन कि क्या सच में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, and whether the police officer has refused to lodge the FIR, and if he is satisfied कि हाँ ऐसा हुआ है in fact, then he has 2 options. Firstly, he can investigate himself, या तो वो फिर खुद उस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा, he will investigate himself, और अदर ऑप्शन जो इसके पास है, he will direct the पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट। या तो वो खुद से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, या फिर वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा, प्लीज इन्वेस्टिगेट ऑन दिस केस और ऑन दिस ऑफेंस, ऑन दिस इंफॉर्मेशन FIR। ऑल राइट, तो या तो वो खुद से करेगा इन्वेस्टिगेट, या फिर वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। एंड व्हेन ही हिमसेल्फ कंडक्ट्स द investigation, then he will be empowered with all those powers। वो सारी पावर्स उसके पास होंगी, किसके पास? एसपी के पास, जो एक SHO के पास होती है when he is conducting any investigation। जब कोई SHO, दैट इज द पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है तो उसके पास जितनी भी पावर्स होती हैं वो ही सारी पावर्स एक एसपी के पास भी होंगी व्हेन ही डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ। ऑल राइट, तो दिस इज द फर्स्ट रेमेडी अ पर्सन हैज इन केस द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू लॉज एन FIR। नेक्स्ट, सेकेंड रेमेडी क्या होती है हमारे पास? सेकेंड रेमेडी हमारे पास है कि वी कैन अप्लाई टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। We can apply to the judicial magistrate under section 156 clause 3। 156 clause 3 कल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 156 क्या बोलता है कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अपनी इन्वेस्टिगेशन कमेंस कर सकता है। बट 156 क्लॉज 3 इवन मैजिस्ट्रेट को भी पावर देता है कि इफ देयर आर केसेस जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो आप 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास करके पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हो, उसको ऑर्डर दे सकते हो कि कंडक्ट करो इन्वेस्टिगेशन। तो इस केस में जब पुलिस ऑफिसर ने आपकी FIR ही लॉन्च करने के लिए रिफ्यूज कर दिया है, दैट मीन्स ही हैज रिफ्यूज्ड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, तो आप GM को अप्लाई कर सकते हो। नाउ GM विल ऑर्डर the police officer to lodge an FIR and then investigate upon it. All right. Third, what is the third remedy? कि आप अगर FIR करने गए और आपकी FIR लॉज नहीं हुई है तो उसे आप अब FIR फॉर्म में लॉज ना करके एक कंप्लेंट के फॉर्म में दे सकते हो। Complaint to the magistrate under section 200 of CRPC। Under section 200 of CRPC आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। मैंने कल आपको बताया था कि लॉ ऑफ क्राइम के प्रोसीजर में एंटर करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका FIR, सेकंड होता है आपका कंप्लेंट, थर्ड इज एनी अदर इंफॉर्मेशन सोर्स। ओके, तो अगर आपका फर्स्ट वाला सोर्स नहीं काम कर रहा है तो आप सेकंड के थ्रू कर सकते हो, ऑब्वियसली आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। फोर्थ रेमेडी एंड द मास्टर ऑफ ऑल द रेमेडीज ये होता है कि यू कैन अप्रोच
the High Court, and you can apply to the High Court under section 482, that is the inherent power of the High Court. आप हाई कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो सेक्शन 482 के अंदर कि हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करे एंड हाई कोर्ट कैन देन ऑर्डर द पुलिस ऑफिसर टू लॉज एन FIR एंड देन इन्वेस्टिगेट. ओके, आप हाई कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो. हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है आपकी एप्लीकेशन से तो हाई कोर्ट अपनी 482 की पावर को अवेल करेगा, अपनी पावर को यूटिलाइज करेगा और पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा कि आप FIR लॉन्च करो और आगे इन्वेस्टिगेट करो. बट एज दिस इज द मास्टर ऑफ ऑल द रेमेडीज, बिकॉज आप यहां पे हाई कोर्ट, द सुपीरियर मोस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल हायरार्की, कोर्ट्स ऑफ क्राइम हायरार्की, तो क्योंकि हाई कोर्ट उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर पोजीशन पे है, तो यू जस्ट कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड दैट टू फॉर एन FIR. आप अपनी ये वाली फोर्थ वाली रेमेडी को सिर्फ तभी यूज कर सकते हो व्हेन ऑल द अदर 3 आर एग्जॉस्टेड. When all the other 3 are exhausted. जब ऊपर की जितनी भी ये 3 रेमेडीज जो थी आपकी, जब ये 3 आपकी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, फेल हो चुकी है, सिर्फ तभी एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप 4th रेमेडी को अवेल करोगे. अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन नॉट जस्ट गो टू द हाई कोर्ट कि मेरी FIR लॉन्च नहीं हो रही है. नो. ऑल राइट, सो दीज आर द 4 रेमेडीज in case when the police officer refuses to lodge your FIR. एक बार हम section 154 clause 3 देख लेते हैं. What is the language of section 154 clause 3? Okay. Any person aggrieved of the refusal on the part of the officer in charge of the police station may send the substance of such information in writing by post to the superintendent of police, that is the SHO. Okay, who यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? For the SHO. Who, if satisfied that such information discloses a commission of a cognizable offence, shall either investigate himself or direct an investigation to be made by the police officer. And such officer as in the SP, shall have all the powers of an officer in charge of the police station relation to that offense. वो सारी इन्वेस्टिगेशन की पावर्स जो एक SHO के पास होती है वो एक SP के पास भी आ जाएगी जब SP ये डिसाइड करेगा कि he himself has to investigate. All right? So इस एस्पेक्ट के बाद हमें एक और एस्पेक्ट पढ़ना है FIR का. ऐसे केसेस जहां पे जो इंफॉर्मेंट है ही इज और शी इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर IPC, लाइक सेक्शन 375, 375A, 370, 375B एटसेट्रा. ओके, तो अगर कोई पर्सन है जिसको इंफॉर्मेशन देनी है, जो इंफॉर्मेंट है, इफ दैट पर्सन इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर IPC में जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस दिए गए हैं लाइक ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो उसका अगर कोई विक्टिम है, इफ शी इज अ विक्टिम ऑफ दोज ऑफेंसेस, तो उसके लिए क्या प्रोविजन किया गया है CRPC में? उसके लिए यह प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई ऐसे इंफॉर्मेंट है, इफ शी इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, देन शी हैज टू, what she has to record or get her information recorded at her residence only. The police officer is duty bound. It is the duty of the police officer to go to the residence of such woman. वो पुलिस ऑफिसर उस वुमन को पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलाएगा, वो पुलिस ऑफिसर खुद उस वुमन के रेजिडेंस पे जाएगा एंड देन FIR रिकॉर्ड की जाएगी. एंड इसमें भी जो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करने जा रहा है, दैट पुलिस ऑफिसर मस्ट बी अ वुमन पुलिस ऑफिसर.
ओनली. ओके, एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ओनली, सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर ही एक विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकती है. ऑल राइट, इससे रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ये रिकॉर्डिंग मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और educator. Interpreter or educator. We'll just read the concerned provision. Okay, if the information given is against the person, a woman, under all these sections, okay, then such information shall be recorded by a woman police officer or any other woman officer. All right, and in the event the person against whom all these offenses have been committed or are alleged to be committed, and that person is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by the police officer at the residence of that person, and in the presence of interpreter or special educator. Then such recording shall be videographed. Then the police officer shall get the statement of the person recorded by a judicial magistrate under clause A, subsection 5A, section 164 as soon as possible. अब ये एक स्पेशल केस है क्योंकि विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए है, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी है. दे हैव सर्टेन सेफगार्ड्स. ऑलराइट, तो इसमें क्या बोला गया है, दिस सबसेक्शन इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 164 क्लॉज 5A. सेक्शन 164 क्लॉज 5A क्या बोलता है? सेक्शन 164 क्लॉज 5A बोलता है कि पुलिस ऑफिसर, दिस आई एम टेलिंग कि हमारे इस वाले प्रोवाइजो 154 के प्रोवाइजो नंबर, सॉरी ये क्लॉज सी और 164(5)(a की कंबाइंड रीडिंग क्या होती है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो जेएम से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवाए स्टेटमेंट. किसका? अ विक्टिम ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस. अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम का स्टेटमेंट है तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा, और वो जो स्टेटमेंट होगा इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द स्टेटमेंट गिवन अंडर एग्जामिनेशन इन चीफ. तो चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है? चीफ एग्जामिनेशन वो होता है जब द पर्सन जिसकी साइड से वो विटनेस है, उसका खुद का विटनेस का जब कोई पार्टी, जो सपोज अगर प्रोसिक्यूशन है, तो जब प्रोसिक्यूशन विटनेस को ही एग्जामिन करती है, वो होता है एग्जामिनेशन इन चीफ. तो जो भी ये विक्टिम है, द इंफॉर्मेंट, उसका जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने जेएम के सामने रिकॉर्ड किया है, दैट स्टेटमेंट विल बी डीम्ड टू बी द स्टेटमेंट गिवन अंडर एग्जामिनेशन इन चीफ, एंड हर क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट. नाउ जो इंफॉर्मेशन वाला स्टेटमेंट है उसी को चीफ एग्जामिनेशन मान लिया जाएगा, और उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा. उसको चीफ एग्जामिनेशन के लिए अलग से दोबारा नहीं बुलाया जाएगा. उसको इंफॉर्मेशन के लिए आप उसके रेजिडेंस पे गए, उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी, उसी को ही हम क्या मान लेंगे कि ये एग्जामिनेशन इन चीफ है, देन उसी के बेसिस पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. शी नीड नॉट अपीयर अगेन एंड अगेन इन द कोर्ट for examination in chief. That's it. All right, quite easy. Then जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है FIR से रिलेटेड, वो है अब क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन. क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन.
क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, तो ये वर्ड क्रिप्टिक, दिस वर्ड क्रिप्टिक मीन्स समथिंग विच इज वेग और obscure or not clear or something which needs to be decoded, something which needs to be decoded. तो कुछ भी ऐसी चीज जो वेग है, जो ऑब्सक्योर है, which is not clear, which is not detailed, not clear और which needs to be decoded, मतलब वो कोडिंग में है जिसको हमें डिकोड करना बहुत जरूरी है in order to understand it, तो उस चीज को हम बोलते हैं that it is a cryptic fact, a cryptic information. तो सीआरपीसी के केस में एफआईआर के कॉन्सेप्ट में भी एक क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन होती है, एक क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल कि इंफॉर्मेशन तो मिल गई है कि हाँ एक ऑफेंस कमिट हुआ है, बट द आइडेंटिटी ऑफ द इंफॉर्मेंट इज नॉट रिवील्ड. The other information, the other material informations regarding the commission of offense, it is not fully given. तो ये क्या होगी, ये एक अनक्लियर इंफॉर्मेशन है, भले ही वो एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन है बट स्टिल ये एक अनक्लियर इंफॉर्मेशन, ये एक क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन मानी जाएगी. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कि अगर कोई क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है बट इट इज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन मिली है, बट सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, अ वेग इंफॉर्मेशन, समथिंग विच इज नॉट क्लियर. तो क्या हम उसको एफआईआर कंसिडर करेंगे? एविडेंशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम उसको एफआईआर कंसिडर करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन हियर. ऑल राइट, तो इसको एक बार हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. What happened was, A is an accused. He has committed murder in a public place. He has committed murder in a public place. उसने public place में murder commit किया है. So, यहां से कोई X person, someone not known, someone unknown, वो कॉल करता है द पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि एन इंसिडेंट, अ मर्डर हैज बीन कमिटेड इन दिस एरिया, एंड देन ही कट्स द कॉल, दैट्स इट. ही डज नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी. He does not reveal his identity. वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, वो बस इतना बताता है कि इस एरिया में ये वाला एक मर्डर कमिट हुआ है, दैट्स इट. ओके, तो क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज अनक्लियर, तो इसको हम क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन बोलेंगे. इट इज क्रिप्टिक. तो क्या ये क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एफआईआर कहलाएगी? क्योंकि सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को इस मर्डर के बारे में इस इंफॉर्मेशन के थ्रू ही पता लगा, और गोइंग बाय द नेम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो यही फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. तो क्या ये एक एफआईआर कहलाएगी, या फिर इसके बाद वाला स्टेटमेंट एफआईआर कहलाएगा? इसके बाद वाला कौन सा स्टेटमेंट होगा? लेट्स सी. नाउ आफ्टर गेटिंग द कॉल, द पुलिस ऑफिसर वेंट ऑन स्पॉट द क्राइम सीन. क्राइम सीन पे गया वो टू चेक वेदर इट इज अ फेक कॉल. कई बार होता है फेक कॉल आते हैं, तो क्या ये फेक कॉल था या रियली में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या मर्डर कमिट हुआ है? तो ही गोज ऑन द स्पॉट. He saw that a murder has been committed. Then he will look for a witness. And then when he finds a witness, वहां पे आसपास में he will record his statement. He will record his statement. वो उसका statement फिर record करेगा. Now this statement is a detailed statement. क्योंकि वो वहीं का एक विटनेस है, तो अगर कोई पर्सन है जिसने वो इंसिडेंट विटनेस किया है, तो जब पुलिस ऑफिसर उसका स्टेटमेंट लेगा तो वो पुलिस ऑफिसर उससे सारी डिटेल्स लेगा कि आपका नाम क्या है, आपने कब देखा, एटसेट्रा, एवरीथिंग. तो इट विल बी अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. ओके, बट इट इज अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. ये हमें सेकेंड नंबर पे इंफॉर्मेशन मिली है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन वॉज दैट क्रिप्टिक वन. तो क्या इस डिटेल्ड वाली इंफॉर्मेशन को एफआईआर मानेंगे, या फिर हम इस क्रिप्टिक वाली इंफॉर्मेशन को एफआईआर मानेंगे? सो दिस इज एक्चुअली अ मिसकंसेप्शन इन मेनी पीपल्स माइंड कि एफआईआर का क्योंकि फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन चाहे जैसी भी इंफॉर्मेशन हो वो ही एफआईआर कहलाएगी. बट इट इज नॉट ट्रू.
It is incorrect. FIR, first information report, but this word first impliedly means first detailed information and not cryptic information. ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में द वर्ड फर्स्ट है, ये इम्प्लाइडली इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स जो पहली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल्ड एज इन विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, सिर्फ वो ही FIR कहलाएगी. अदरवाइज एनी अदर हाफ और cryptic or unclear information will not be an FIR. Will not be an FIR. एक FIR सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ही होगी. क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन जो होगी विच इज अनक्लियर, विच इज वेग, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज FIR. और यही चीज इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. We'll read it from the notes. All right. Cryptic information. Cryptic means vague or obscure. So Surajit Sarkar versus State of West Bengal में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है? It was held that cryptic information is a non-detailed, vague, obscure information, and in most cases the information does not even reveal the identity of the informant. The identity of the informant is not revealed. तो क्योंकि इसमें all the possible details ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको cryptic information बोल रहे हैं. All right, such information cannot be taken as an FIR. However, even if it is a telephonic information, but the informant gives his details, like details of the incident and also his identity, it will be FIR. जरूरी नहीं है ये FIR तभी ही हो जब कोई फिजिकली या पर्सनली फेस टू फेस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है. नो, हमने क्या बोला है कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन FIR नहीं हो सकती है. क्रिप्टिक बेसिकली अनक्लियर, नॉन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. कोई अगर आपको टेलीफोनिकली भी इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड दैट इज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें उसने इंसिडेंट की सारी डिटेल्स दी है, उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की है, इट इज अ वेल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो भी वो FIR कंसिडर होगी, भले ही वो टेलीफोनिकली दी गई है. दैट वॉज हेल्ड इन सुरजीत सरकार केस. ऑल राइट. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि वेदर दिस क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन इज हिट बाय सेक्शन 162. सेक्शन 162. अब ये सेक्शन 162 क्या बोलता है? ये सेक्शन 162 बोलता है, सेक्शन 162 बोलता है कि कोई भी स्टेटमेंट विच इज रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, which is recorded in the course of investigation shall not be used as an evidence in the form of previous statement. 162 क्या बोलता है? 162 बोलता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है जो पुलिस ऑफिसर ने इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया है, टेक डाउन किया है, तो उस स्टेटमेंट को आप एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो. ये है 162 का बार. दिस इज अ बार ऑफ सेक्शन 162. ऐसा बोलता है सेक्शन 162. नाउ क्वेश्चन विच वॉज रेज्ड वॉज कि क्या हम, फर्स्टली जो क्वेश्चन था कि क्या हम क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को FIR कंसिडर करेंगे, और अगर हमने क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को FIR कंसिडर कर लिया, देन जो इंफॉर्मेशन आगे, जब ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, दिस एग्जाम्पल विच वी सॉ, तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली इट वॉज अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन. अगर हम इस क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को FIR बोल दें कि यस दिस इज एन FIR,
तो दैट मीन्स मैंने कल आपको बताया था कि एफआईआर के केसेस में क्या होता है, एफआईआर आती है एंड देन स्ट्रेट आफ्टर द एफआईआर द इन्वेस्टिगेशन हैज बिगन, द इन्वेस्टिगेशन कमेंसेस। एफआईआर के जस्ट बाद पुलिस ऑफिसर जो भी एक्शन लेता है वहां से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और 162 क्या बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किया हुआ कोई भी स्टेटमेंट आप एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो एक यूजलेस स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि उसको आप एविडेंस के फॉर्म में यूज कर ही नहीं सकते हो। सो दैट मीन्स हमने ये अनक्लियर वाली स्टेटमेंट को अगर हमने एफआईआर मान लिया तो उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर व्हेन ही वेंट ऑन स्पॉट एंड एक्चुअली में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल विटनेस जब उसने रिकॉर्ड करी तो ये माना गया कि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यस, बिकॉज आफ्टर दिस क्रिप्टिक एफआईआर इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड। अगर हम इसको एफआईआर मानते हैं तो क्रिप्टिक वाले को, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है दैट मीन्स ये वाली एफआईआर जिसको जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है दैट मीन्स ये इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में रिकॉर्ड की गई है। दैट मीन्स दिस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विल बी हिट बाय सेक्शन 162 and it will not be admissible in evidence. It will not be admissible in evidence. So we will actually lose a statement which is more detailed as compared to the FIR which is cryptic. All right. So it will hamper the process of investigation. It will hamper. It will like decrease the quality of investigation of the police officer. So because this is the situation, so in these cases ये बोला जाता है that is the reason कि हम cryptic information को कभी भी FIR नहीं कंसिडर करेंगे। और FIR हम किसको कंसिडर करेंगे, जो डिटेल्ड पहली इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी सिर्फ वो ही FIR बनेगी एंड उसके बाद से हम बोलेंगे दैट इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड। Therefore, this detailed information will not be hit by 162. Will not be hit by 162. ये भी एक रीजन है क्यों हम क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एफआईआर नहीं कंसिडर करते, क्योंकि उसके बाद जो डिटेल स्टेटमेंट है हमें उसे एडमिसिबिलिटी में लाना है और वो तभी हो सकता है जब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करें तब तक। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होगी जब एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज एफआईआर मिलेगी हमें। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, अब कुछ पॉइंट्स हैं विच आर वेरी स्मॉल, वेरी नॉर्मल पॉइंट्स जो एफआईआर के बारे में है, विच वील बी रीडिंग विद द नोट्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग अलोंग विद द नोट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, इज एफआईआर इज इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट अपॉन द एफआईआर? क्या एक पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एफआईआर पे डिपेंडेंट है? मतलब अगर एफआईआर नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अगर एफआईआर होगी तब ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इज दैट द केस? इन दैट केस इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एफआईआर ओनली। वाई? बिकॉज कल मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर ऑफ लॉ ऑफ क्राइम को स्टार्ट करने के 3 तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेशन कराने के, जो एफआईआर, कंप्लेंट एंड इंफॉर्मेशन। तो और सेक्शन 157 भी जो है हमारा सेक्शन 157 है विच डील्स विथ द अकरेंस रिपोर्ट, जो हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। इट कंटेन्स द वर्ड्स एफआईआर और इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। तो ये इंफॉर्मेशन वर्ड तो एफआईआर से रिलेटेड है और अदरवाइज वर्ड किससे रिलेटेड है? अदर देन एफआईआर। अदर देन एफआईआर। तो जरूरी नहीं है कि बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। देयर आर अदर केसेस विच वी विल बी डीलिंग जिसमें कि बिना एफआईआर के भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एफआईआर। ऑल राइट,
देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीरो नंबर FIR. जीरो नंबर FIR क्या होती है? जीरो नंबर FIR वो FIR होती है जो ऐसे पुलिस स्टेशन में लॉन्च की जाती है जिसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है, जिसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन मे बी आजादपुर, दिल्ली, ठीक है, बट द FIR was lodged in रजौरी गार्डन, दिल्ली. ओके, ऑफेंस कहां कमिट हुआ है? आजादपुर में. जुरिस्डिक्शन किसका बनता है? आजादपुर में. पर FIR कहां लॉन्च की गई है? रजौरी गार्डन में. ओके, तो इसको हम बोलेंगे जीरो नंबर FIR. In this case, what happens is now the Rajouri Garden police station will transfer the FIR to the Azadpur police station. All right, small concept. Next, anti-timed FIR. It is an FIR which was lodged before taking place of the event. तो before actual offense is committed, उससे पहले ही एंटिसिपेशन में ही अगर कोई FIR लॉन्च कर दी जाती है उसे बोलते हैं एंटी टाइम्ड FIR. जनरली दिस काइंड ऑफ FIR इज अ फॉल्स FIR. व्हाई? बिकॉज अभी तक ऑफेंस कमिट हुआ नहीं है. जो ऑफेंस अभी तक कमिट ही नहीं हुआ है आप उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, एंटिसिपेट हम नहीं कर सकते हैं. FIR हमेशा एक्चुअल अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट के बाद ही लॉन्च की जाती है. ऑल राइट. Can FIR be lodged by a lunatic or a child? See, what happens is FIR कोई भी लॉन्च कर सकता है. अगर FIR फाइल करनी है तो कोई भी कर सकता है, be it a major or a minor. ओके, बट इन केस ऑफ अ चाइल्ड, जब एक चाइल्ड आके FIR लॉन्च करता है तो what has to be examined is, क्या एग्जामिन करना पड़ता है हमें? दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चंस आस्क्ड टू हिम. अगर पुलिस ऑफिसर उससे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो बच्चा वो समझ रहा होना चाहिए. बच्चे को वो क्वेश्चंस एक्चुअली ही इज अंडरस्टैंडिंग दोज क्वेश्चंस एंड ही इज एबल टू मेक एन एबल्ड कम्युनिकेशन. वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहा है विद द पुलिस ऑफिसर. सिर्फ तभी उसकी FIR, उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो एडमिसिबल होगी, अदरवाइज नॉट. ल्यूनेटिक के केस में क्या होता है? हु इज अ ल्यूनेटिक? फर्स्टली, ल्यूनेटिक इज अ पर्सन जो टाइम इंटरवल्स में अनसाउंड माइंड का होता है. जनरली ही इज ऑफ साउंड माइंड, बट देयर आर टाइम इंटरवल्स. कुछ ऐसे टाइम इंटरवल्स होते हैं सिर्फ उन टाइम इंटरवल्स में ही वो अनसाउंड माइंड का होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन जिसको फिट्स की प्रॉब्लम होती है, सो सिर्फ उस टाइम इंटरवल के लिए ही वो पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है. तो एक लूनेटिक अगर FIR लॉन्च कर रहा है तो वो तभी एडमिसिबल होगी जब वो अपने साउंडनेस वाले टाइम इंटरवल में उस FIR को लॉन्च करेगा. ऑल राइट. ओके, देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज consequences of delay in FIR. consequences of delay in FIR. अगर FIR लॉन्च करने में इंफॉर्मेंट ने डिले कॉज कर दी, फॉर एग्जाम्पल मर्डर आज हुआ है और 4 दिन के बाद अगर पर्सन आके FIR लॉन्च कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेट्स रीड. An unexplained delay in lodging the FIR result into raising a suspicion regarding the role of the informant. वो FIR, सपोज अगर आज मर्डर कमिट हुआ है, 4 दिन बाद उसकी FIR की जा रही है, तो वो FIR कैंसिल नहीं की जाएगी. इट विल बी एडमिसिबल. बट जो पुलिस ऑफिसर है वो उस इंफॉर्मेंट और उसकी इंफॉर्मेशन को लेके थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा. अ डाउट विल बी क्रिएटेड, अ डाउट विल बी रेज्ड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेंट एज वेल एज द इंफॉर्मेशन. Okay, the doubt will be created regarding the veracity, the truthfulness of the information, because बहुत सारा time gap आ गया है, तो there are chances of manipulated information. So it may happen कि कुछ manipulation हुआ है information में, तो इसलिए a doubt will be created, otherwise it will be a valid information. All right, but in state of Punjab versus Gurmeet Singh, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का एक केस है जिसमें यह बोला गया था कि अगर रेप केसेस में
रेप केसेस में एफआईआर लॉन्च करने में किसी भी तरीके का कोई डिले होता है तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड एंड इट इज वेरी नॉर्मल. It is normal. It is not something which is weird because it is self-explanatory कि rape cases में the victim is scared and there is a public stigma, a societal stigma, social stigma involved in these cases. The victim is hesitant in coming forward to lodge her FIR. तो इसीलिए इन केसेस में, रेप केसेस में आप डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इफ देयर इज अ डिले इट इज नॉर्मल, इट इज नॉट समथिंग विच इज रॉन्ग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह. ओके, नेक्स्ट इज क्वॉशिंग ऑफ मल्टीपल FIR. मल्टीपल FIR, एक एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, A is an accused, he has committed murder. Okay, he has committed murder. So, एक FIR 1 लॉन्च की गई है पुलिस स्टेशन 1 में. देन सेम डे FIR आफ्टर सम टाइम बट FIR 2 लॉन्च की गई है पुलिस स्टेशन 2 में. ओके, देन मे बी द नेक्स्ट डे FIR 3 लॉन्च की गई है पुलिस स्टेशन 3 में. ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मल्टीपल FIRs रिलेटेड टू अ सेम इवेंट एंड अगेंस्ट द सेम पर्सन. मल्टीपल FIRs एक ही इवेंट से रिलेटेड, एक ही ऑफेंस से रिलेटेड और उसी पर्सन से रिलेटेड अलग अलग तरीके से लॉन्च की गई हैं. दिस इज मल्टीपल FIRs. तो इन केसेस में क्या होगा? नाउ ऑब्वियसली, क्योंकि हर जगह पे FIR लॉन्च की गई है, हर जगह पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, हर जगह पे अक्यूज्ड A जो है उसे बुलाया जाएगा फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, टेकिंग द स्टेटमेंट एटसेट्रा. this will amount to troubling of the accused. Also, एक ही गुनाह के लिए, एक ही क्राइम के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन will result into violation of the principle of prohibition against double jeopardy. Okay, prohibition against डबल जियोपार्डी. तो इसीलिए ऐसे केसेस में व्हाट द अक्यूज्ड हैज टू डू इज द अक्यूज्ड A will approach the court to pass an order to quash subsequent FIR. जो पहली FIR है उसको रहने देंगे, बट ये जो सब्सिक्वेंट FIR है इसको क्वॉश करवा दिया जाएगा बाय द कोर्ट. ओके, सो दिस इज क्वॉशिंग इन केस ऑफ मल्टीपल FIRs. और ये चीज किस केस में बोली गई थी? इट वॉज हेल्ड इन TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ Kerala. TT Anthony versus State of Kerala, it was held that multiple FIR is lodged for the same offence against the same accused. It will amount to unnecessary troubling of the accused, also be a violation of the principle of prohibition against double jeopardy, and therefore the accused may file an application under section 482 to the High Court. कहाँ पे फाइल होगी क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन? सेक्शन 482 के अंदर हाईकोर्ट में ये एप्लीकेशन जाएगी कि हाईकोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करके ये मल्टीपल FIRs को क्वॉश कर सकता है. दैट इज क्वॉशिंग ऑफ मल्टीपल FIRs. ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स अप इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च एन FIR? क्या FIR लॉन्च करना मैंडेटरी है? हमने ये पढ़ लिया कि अगर आप पुलिस ऑफिसर्स के पास जा रहे हो कि FIR लॉन्च करवाने एंड पुलिस ऑफिसर आपकी FIR लॉन्च करने के लिए रिफ्यूज कर देता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है?
ऑल राइट, बट देर इज अनदर क्वेश्चन कि इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च एन FIR? क्या एक FIR को लॉन्च करना एक कंपल्शन है या पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशन है कि पुलिस ऑफिसर चाहे तो कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देख के FIR लॉन्च करने के लिए मना भी कर सकता है, या फिर ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर को वो FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी बिकॉज इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी. सो दिस क्वेश्चन इज like it is asked many times. Okay, so many times it has been asked. तो different cases में इसके interpretation करे गए हैं. तो first case जो हम पढ़ेंगे that is State of Haryana versus Bhajanlal and others. इस केस में क्या held हुआ था? It was held that the police officer is duty bound. पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करने के लिए ड्यूटी बाउंड है. पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च एन FIR अपॉन दी कॉग्निजेबल ऑफेंस. अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आ रही है तो इट इज द ड्यूटी एंड ही इज बाउंड बाय दैट ड्यूटी कि उसको FIR लॉन्च करनी ही करनी है. ऑल राइट, और क्या बोलता है ये केस? सेक्शन 154 डज नॉट यूज द वर्ड क्रेडिबल और रीजनेबल. सेक्शन 154 में ये बात कहीं भी नहीं बोली गई है कि जो इंफॉर्मेशन आई होनी चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो क्रेडिबल या फिर रीजनेबल होनी चाहिए. एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इफ इट इज रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस देन दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड एज एन FIR बाय द पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर ये बोल नहीं सकता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रीजनेबल, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट क्रेडिबल, देयरफॉर आई विल नॉट बी रिकॉर्डिंग इट. Police officer is duty bound to record the information and credibility and reasonableness of the information is not a requirement under section 154. Regarding FIR, if it is nowhere required that it should be credible or reasonable. Okay, rather reasonable can be examined after recording the statement. फर्स्ट हैंड जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी पुलिस ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है मैंडेटरली. बाद में रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ऑफिसर कैन एग्जामिन whether this information is a reasonable information or not, but that is a secondary task. The primary task, the first task is recording or lodging of the FIR. All right. Second case, Lalita Kumari versus Government of UP and others. Okay, इस केस में this is a landmark case for FIR. जब भी आपका FIR पे कोई भी क्वेश्चन आता है this case has to be mentioned because this case contains marks. It fetches more marks. ये केस आपको मेंशन करना ही करना है अपने आंसर में जब भी FIR से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है आपका. ऑल राइट, तो इट वॉज हेल्ड दैट द एडवांटेज ऑफ लॉजिंग FIR इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डूइंग जस्टिस टू द विक्टिम. ऑल राइट, FIR लॉन्च करने के पीछे एक एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट? एडवांटेज ये है कि इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डूइंग जस्टिस टू द विक्टिम. कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हुआ है, इफ एनी ऑफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट यू एंड यू वांट टू एंटर द प्रोसीजर ऑफ लॉ ऑफ क्राइम, तो प्रोसीजर ऑफ लॉ ऑफ क्राइम में एंटर करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, FIR, कंप्लेंट एंड इंफॉर्मेशन. तो FIR बीइंग द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें कि आप विक्टिम के साथ जस्टिस करने के लिए फर्स्ट स्टेप बढ़ाते हो. दैट इज वाई इट इज अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि जस्टिस जो है हमारा अल्टीमेट गोल है वो हमें तभी मिलेगा जब हमारा फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे. एंड व्हेन वी क्लाइम द फर्स्ट स्टेप दैट इज द FIR, देन ओनली वी कैन एम फॉर द जस्टिस फॉर द विक्टिम. ऑल राइट, however lodging FIR sets the rule of law into motion as the matter has been brought on record. एक बार जो इंफॉर्मेशन है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाती है, वहीं से हमारा रूल ऑफ लॉ अप्लाई होना शुरू हो जाता है. दिस केस लॉ स्टेट्स दैट. सेकेंड पॉइंट, लॉजिंग ऑफ FIR ऑल्सो प्रिवेंट्स द सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस. लॉलेसनेस का मतलब क्या होता है? डिप्राइविंग एनी पर्सन ऑफ हिज लीगल रेमेडीज और डिप्राइविंग एनी पर्सन ऑफ हिज जस्टिस. ऑल राइट. Then third point, FIR for cognizable offense must be compulsorily lodged.
इस केस में भी सेम बात बोली गई है कि इट इज मैंडेटरी टू लॉज FIR. द फैक्ट दैट FIR appears to be false can always be examined afterwards. Same thing. After lodging the FIR, the police officer, if he believes that it is false, he is free to refuse to investigate. Firstly, जो भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड आई है, आपको रिकॉर्ड एज अ पुलिस ऑफिसर, ही इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड दैट. बट रिकॉर्ड करने के बाद इफ ही इज लाइक सेटिस्फाइड कि दिस इंफॉर्मेशन मे बी फॉल्स और दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन he may refuse to investigate, but that is an afterward thing. Firstly, he cannot say no to recording of FIR. All right. If it is not clear that the offense is cognizable or not, preliminary investigation can be done. But ये after recording the FIR होगी. After recording the FIR. It was also held that lodging of FIR is not a guarantee of arrest. Rather, arrest is a discretion of the police officer. ऑल राइट, FIR लॉज हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब अरेस्ट होगा ही होगा. नो, अरेस्ट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिशन, द वोल्यूशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ. ऑल राइट, ओके. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें FIR से रिलेटेड पढ़ना है, विच इज आर लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, दैट इज एविडेंशियरी वैल्यू. Evidentiary value of FIR. What do you mean by evidentiary value is कि FIR को एविडेंस में हम किन किन फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं. जब हम हमारे एविडेंस लॉ में FIR को अप्लाई करेंगे या फिर FIR के ऊपर अपना एविडेंस लॉ अप्लाई करेंगे, एक FIR को हम एविडेंसेस में अपने केस में यूज करेंगे, तो हम कहां कहां और किस किस फॉर्म में FIR को यूज कर सकते हैं. एंड FIR being the most substantive piece of evidence can be used in multiple number of places. ऑल राइट, तो इस एविडेंशियरी वैल्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक है सब्सटैंटिव एविडेंशियरी वैल्यू एंड प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू. सब्सटैंटिव एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? सब्सटैंटिव एविडेंशियरी वैल्यू है कि रेलेवेंसी से रिलेटेड. हम एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी वाला चैप्टर जो पढ़ते हैं कि व्हाट फैक्ट इज रेलेवेंट टू द फैक्ट इन इशू एंड व्हाट इज इररेलेवेंट. तो हमारी जो FIR है वो एविडेंस एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कब कब रेलेवेंट फैक्ट बन सकती है, वो होगा सब्सटैंटिव एविडेंशियरी वैल्यू. वेयर एज द प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू, जो हमारी प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू है, वो क्या होगी कि हम ट्रायल के दौरान, हियरिंग के दौरान और जब एक्चुअली प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, उन केसेस में FIR को कहां कहां यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में, ऑल राइट, एग्जामिनेशन में, एविडेंस अप्रेजल में, हम कहां कहां पे FIR को हियरिंग में, प्रोसीजरल एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं. तो ये दो एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने. फर्स्ट, substantive evidentiary value of FIR. So first, it can be a part of the same transaction under section 6. Section 6 of Evidence Act deals with res gestae कि कोई भी facts हैं which forms the part of the same transaction, they are all relevant. तो ऐसा हो सकता है कि transaction शुरू हुआ है कहाँ से? FIR lodging से, and transaction end हुआ है suppose किसी और fact पे. तो जब वो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसके बीच में क्योंकि FIR लॉन्च की गई है, तो FIR भी उस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया. देयरफॉर सेक्शन 6 के अंदर ये रेलेवेंट हो सकती है. ऑल राइट. सेकेंड, इट मे बी रेलेवेंट एज अ कंडक्ट अंडर सेक्शन 8. सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि अक्यूज्ड, उसके एजेंट या विक्टिम, इनका जो कंडक्ट है, जो उनका कंडक्ट है, उनका बॉडीली कंडक्ट, मेंटल कंडक्ट, इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8. तो FIR जो है वो इंफॉर्मेंट के थ्रू दी जाती है. इंफॉर्मेंट मे बी अ विटनेस ऑल्सो और एन एजेंट ऑल्सो. तो उसका द कंडक्ट ऑफ लॉजिंग एन FIR विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट. ऑल राइट. इट मे बी यूज्ड एज एन एडमिशन अंडर सेक्शन 21 एविडेंस एक्ट. एडमिशन का क्या मतलब है? एडमिशन का मतलब है एडमिटिंग एनी गिल्ट और एडमिटिंग एनी फैक्ट. एडमिशन का मतलब है जब कोई पर्सन किसी फैक्ट को अपने स्टेटमेंट में एडमिट कर रहा है. तो हो सकता है कि FIR के फॉर्म में मे बी द अक्यूज्ड इज मेकिंग एनी एडमिशन, तो वो फिर
सेक्शन 21 एविडेंस एक्ट में इट विल बी रेलेवेंट. ऑलराइट, it may be relevant as a discovery statement under section 21. section 21 evidence act क्या बोलता है कि अगर कोई confession किया गया है by the accused when he is in custody, तो अगर वो उस confession में कुछ ऐसा statement बोल रहा है which relates to or which results into the discovery of anything, discovery of any fact, for example a murder weapon. कोई एक स्टेटमेंट है, एफआईआर उसने दी है और एफआईआर में देयर इज अ स्टेटमेंट जहां पे इट इज मेंशन्ड कि मर्डर वेपन को कहां पे हाइड किया गया है. ऑलराइट, तो इट विल अमाउंट टू अ डिस्कवरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27. लास्टली, इट मे बी अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1. डाइंग डिक्लेरेशन मतलब अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द डेथ और ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ द डेथ. ओके, तो अगर एफआईआर में जो विक्टिम है उसने अपने डेथ का कॉज या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटिंग टू हिज डेथ, हिज और हर डेथ, तो वो एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में भी यूज हो सकती है. ओके, नाउ कमिंग टू द प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू एस्पेक्ट ऑफ एफआईआर. First, it can be used for corroboration under section 157. Corroboration का मतलब क्या होता है? Corroboration का मीनिंग है to connect the dots or to connect the missing links or to join the chain of events. Alright, तो FIR, क्योंकि FIR is the first step, first hook of that chain, तो इसीलिए it is very well used for connecting the chain for corroboration. Okay. Second, it can be used for contradiction and cross examination. FIR के थ्रू हम FIR को एक प्रीवियस स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज करके हम एक पर्सन को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं सेक्शन 145 में और क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं सेक्शन 145 में. ऑलराइट, ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हम अभी सेक्शन 6, 8, 21, 145, 157 दैट वी विल बी डीलिंग इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म इन Evidence Act. Abhi I am just telling you a gist of what the section is all about. Alright. It can be used for impeaching the credit on the basis of previous statement 155. Okay. Evidence Act में impeaching the credit of a person का मतलब होता है कि कोई witness अगर कोर्ट के सामने कोई statement दे रहा है and if he is asked certain questions जिससे कि हम उसके क्रेडिट को, उसके कंसाइंस को शेक करते हैं, ठीक है, टू प्रूव दैट हिज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, दिस मीन्स इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस. तो उसके एफआईआर के थ्रू, एफआईआर में जो उसने स्टेटमेंट दिया था, जो इंफॉर्मेशन दी थी, उसको प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह यूज करके हम उस पर्सन को ड्यूरिंग द ट्रायल उसके क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 155 क्लॉज 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट. लास्टली, इट कैन बी यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग द memory under section 159. If any witness, he is deposing something in front of the court and maybe कि उसकी memory fade out हो गई है या maybe he is not able to recollect certain facts, तो FIR उसको शो करके हम उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि you can recollect your memory by seeing this FIR under section 159. So according to these sections, इतने सारे sections में FIR इतनी जगह पे रेलेवेंट हो रही है, सब्सटैंटिव में भी, प्रोसीजर में भी. सो दिस इज वाई, दिस इज द रीजन बिगनिंग में मैंने आपको बोला था दैट FIR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज सीइंग द एडमिसिबिलिटी और एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द FIR वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट FIR इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग जस्टिस टू एनी पर्सन और द विक्टिम. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट FIR. This was all about FIR, and tomorrow we'll be dealing with other topic which is a pre-trial topic, but this was all about FIR. It is a very important topic. Please be careful about this topic because it is very frequently asked in the mains examination. Okay, so that is for today. Okay, thank you. Take care.